दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है क्रिएटर IYS में। आज हमारे साथ है एक और शख्सियत जिनसे हम बात करेंगे महिलाओं के जीवन के बारे में। एक महिला जिसका जीवन अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, अपने परिवार के लिए होता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ है मैडम पल्लवी मैडम। पल्लवी मैडम, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं फिलहाल अभी तो KR गर्ल्स PG कॉलेज में प्रोफेसर पद पे नियुक्त हूँ। संस्कृत विषय की प्रवक्ता हूँ यहाँ पे, और लगभग 25 वर्ष मुझे हो गए हैं मथुरा जनपद में। इसके पहले मैंने अपनी स्कूलिंग BHU से की है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया था, स्नातक की पढ़ाई, और रिसर्च भी मेरा वहीं का रहा है। और उससे पहले मैं पटना विमेंस कॉलेज पटना में पढ़ी हूँ। 10th तक की पढ़ाई मेरी माउंट कार्मल हजारीबाग से हुई है। तो बिहार से होते हुए बनारस में कुछ अध्ययन का समय मेरा बीता, और बनारस के उपरांत फिर मेरा भाग्य रहा कि मैं मथुरा जनपद में आई। तो अब लगभग 24 साल से यही हूँ, और इसके साथ बहुत सारी भी प्रशासनिक भी कुछ मेरी ऐसी है। जैसे मैं स्वीप की यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। मतदाता जागरूकता अभियान से आप परिचित हैं, 2011 से शुरू हुआ था, और 2016 से मेरा सौभाग्य रहा कि यहाँ के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मैं पूरे मथुरा जनपद में घूम घूम के लोगों को मैंने जागरूक किया है, और विशेष रूप से नैतिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया है। तो ये मेरा एक विशेष इसमें योगदान रहा है। ये मैं कहूँगी एक सामाजिक योगदान है मेरा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से भी जुड़ी रही। और इसके अलावा मैं ETI प्रशिक्षण गृह है, जहाँ पर मैं NSS के योजना अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करती हूँ। विश्वविद्यालय स्तर पर मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में भी हूँ, जहाँ पर मैंने सिलेबस को, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नए सिलेबस आए हैं, उनमें मेरा भी योगदान रहा है कि सिलेबस क्या होंगे। और हमारा सौभाग्य रहा कि प्रोफेसर पद भी मुझे प्राप्त हुआ है, और इसके उपरांत अब मैं लगभग 6 विद्यार्थियों को रिसर्च भी, शोध भी करवा रही हूँ। तो इन सभी कार्यों में जुड़ी हुई हूँ, और लेखन का कार्य भी रहता है। कुछ लिखती भी हूँ, कविताओं की भी मेरी प्रकाशन हो चुकी है। मेरी व्यक्तिगत 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं, और हम जैसे प्रोफेसर्स को तो आपको पता है, शोध हमें रिसर्च वर्क भी प्रकाशित करने होते हैं, तो उसमें भी संलग्न हूँ। तो काफ़ी हेक्टिक जीवन पद्धति रही है, और अभी तक जो मेरा सहयोग समाज के लिए रहा है, मैं सोचती हूँ कि इसमें उत्तर वृद्धि हो, ताकि मेरा जो कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति हो वो कहीं दिखे। तो एक बच्चों के साथ भी, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, तो एक सबसे मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि क्योंकि मथुरा जनपद में ऐसी कम प्रवक्ताएं होंगी जो छात्राओं को कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करने का कार्य करें। तो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी मैं अपनी छात्राओं से जुड़ती हूँ, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जो आज के समय में बहुत उपयोगी तो है, पर सामाजिक दृष्टि से देखें तो बहुत कम छात्राएं होती हैं जो इसको लेना चाहती हैं। आज के समय में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत अलग हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? स्थितियाँ अगर मैं देखूं, जैसे आप कह रही हैं स्थितियाँ अलग हो चुकी हैं, तो बहुत अलग तो नहीं है, लेकिन हाँ, सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं उसके अनुसार आधुनिकता का जो समावेश हुआ है, तो सोच विचार में भी परिवर्तन है। लेकिन अगर हम जैसे उम्र के लोग कहें तो हम लोग दोनों तारतम्य बना के चल रहे हैं, समाज और परिवर्तन के अनुसार। पर जो आधुनिक लड़कियां हैं जो अभी 18 वर्ष से ऊपर आ रही हैं, उनके लिए शायद ये समय बहुत ही कठिन है। और क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, और इसके साथ ही आप देखिएगा कि बहुत सारी जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जो विशेष, जो हमारी गुरी होती है या हमारी जो मूल है, उससे हम अपने को दूर पा रहे हैं। तो एक पारिवारिक चेतनाएं अगर हमारे साथ हैं, माता पिता हमारा सही मार्गदर्शन है, या फिर अध्यापकों का भी एक मार्गदर्शन सही रूप से होगा, तो मैं सोचती हूँ वो उनके लिए चुनौती नहीं होगी। क्योंकि आज की युवा ये भी ये सोचने लगी है कि किस तरह हमारी जो अपनी संस्कृति है वो कितना हमारे लिए जरूरी है। मुस्कुराहट एक शब्द है, ये मुस्कुराहट किसी व्यक्ति के जीवन में कितना मायने रखता है? देखिए, मुस्कुराते ही अगर आप ये शब्द ही सुने, तभी आपकी जितनी भी चिंताएं होती हैं वो आपके मन से एकदम पूरी तरह से निकल जाता है। और छोटे बच्चों की मुस्कुराहट की बात कहें तो वो आप अगर एक बार स्मरण भी करें तो अंतः मन से आप सोचिए तो आप संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो मुस्कुराहट तो एक तरह से मैं सोचूंगी कि एक जो आजकल के समाज में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानसिक उत्पीड़न से जो व्यक्ति गुजर रहा है आज के समय,
बहुत ही आपाधापी का जीवन है, प्रतियोगिताएं बहुत हैं और हर व्यक्ति सोचता है कि जहाँ सफल हो वहाँ अगर एक मुस्कुराहट चेहरे पे हो तो हर चीज़ बहुत ही सकारात्मक हो जाती है और बहुत सहज हो जाती है। महिलाओं के लिए मुस्कुराहट शब्द कितना मायने रखता है? एक बालिका मुस्कुराती हुई या मुस्कुराते हुए महिलाएं कभी कभी अपने सारे दर्द भूल जाती हैं, दर्द को सहते हुए आगे बढ़ती हैं। देखिए, जैसे इतिहास की जब शुरुआत हुई थी तो पहले अगर हम ध्यान दें तो मनुष्य कैसा था, वो एक ऐसा जीवन जीता था जो एक जगह स्थायी नहीं था। उसको स्थायित्व देने का काम जो करती है वो स्त्री ही शुरू करती है। तो हमेशा कहते हैं हिस्ट्री जो है, इतिहास की जो शुरुआत हुई है वो सी शब्द से हुई है, ना कि ही शब्द से। तो इसलिए महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान हो तो आप समझ सकते हैं कि समाज विकसित हो रहा है। आगे का शब्द भी, आगे की एक दो पंक्तियां मैं बोलूंगी, वो है कि एक था नर और उसकी नारी, अब है नारी और उसका नारा। तो स्वाभाविक है अगर नारी को सम्मान मिले, तो हमने भी देखा है कि हमने अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की है। हमारी देवी देवताएं जितनी भी हैं, उमा शंकर बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, तो सृष्टि का सृजन करता जो है वो स्त्री है। अगर उसके मुंह पे मुस्कान है तो समाज प्रगतिशील है और समाज में बढ़ोतरी हो रही है। समाज एक तरह से वास्तव में जो हमारी परिकल्पना है, जो राष्ट्र की परिकल्पना है कि एक सहज विकसित राष्ट्र बने, तो सुखद राष्ट्र भी होना जरूरी है। और सुखद तब होगा जब हमारी महिलाएं मुस्कुराती हुई रहें। 4 दशक से या 3 दशक जब आप पढ़ते थे उस समय के एक महिला के जीवन में और आज जहां आप खड़े हो, पटना से शुरू किया सफर, वाराणसी पहुंचा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अपने आप में अगर किसी आदमी से अब आप नाम लेते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो एक संस्कृति झलकती है, एक देश झलकता है, एक लोग झलकते हैं। उस यूनिवर्सिटी से होते हुए आप योगी राज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आ गए। कहाँ खड़ा पाते हैं पल्लवी सिंह अपने को? सर, पहले तो ये रहा कि मैं अभी तक तो समझ नहीं पाई थी कि इसके पीछे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मुझे याद है कि बीए के क्लासेस में जब लेने गई तो कुछ कम अंक आ गए थे। थोड़े देर पिताजी गुस्सा हो गए और नीचे चले गए। लौट के जब आए तो फिर कहा कि कोई बात नहीं, इस बार 70 आया है, अगले बार 75 जरूर आएगा। तो जो लोग कहते हैं कि जब सफल मनुष्य पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, तो बच्चियों के सफलता के पीछे पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उन्होंने, एक तो मेरा तो प्रयास था ही कि मैं कभी भी ये रहता था अंदर से कि मैं फर्स्ट ही आऊँ हर चीज़ में, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, तो अपना 100% देने की मेरी पूरी तैयारी रहती थी। लेकिन है कि सहयोग पिताजी का बहुत रहा। इंजीनियर तो थे, पर पॉलिटिकल साइंस की भी किताब खोल के पूछने लगते थे, क्या पढ़ रही हो, क्या नहीं पढ़ रही हो। तो पढ़ाई का माहौल घर में भी रहा। खुद इंजीनियर थे, मम्मी भी मेरी पास है, बीए पास थी, नाना जी चीफ सेक्रेटरी थे, तो एक चाचा मेरे खुद सीएमई थे। तो एक माहौल तो बना, लेकिन था कि माहौल के साथ मुझे भी खुद तैयार करना था। क्योंकि आपको पता है 22-23 साल में शादी की बात होने लगती थी, पर मेरी माँ का ये था कि नहीं, जब तक वो खुद तैयार नहीं होती है विवाह के लिए तो शादी नहीं। जीवन का कोई ऐसा पल जिसको आज भी सोचकर आप मुस्कुराते हो? स्वाभाविक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी 2-3 चीज़ें हैं। तो एक तो ठीक है, नौकरी मिली, जो मुझे नहीं विश्वास था कि आयोग में प्रथम स्थान मिल जाएगा इंटरव्यू के पश्चात। तो एक तो बहुत सहज ढंग से गए थे, क्योंकि मुझे नौकरी का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था उस समय नहीं था। तो इंटरव्यू के लिए फॉर्म मैंने ऐसे ही आकस्मिक भरा था और कॉल लेटर भी आया। पूरे बीएचयू में केवल 2 लोगों को कॉल आए थे हमारे डिपार्टमेंट से। शादी से पहले नौकरी लग गई थी या नहीं? ये वो उसके शादी के बाद ही लगी। तो शादी के पश्चात ही, और ठीक 1 साल बाद। लेकिन फॉर्म मैंने शादी के 2 साल पहले भरे थे। 98 में हमने फॉर्म भरा था, 99 में हमारी शादी हुई और 2000 में हमारी नौकरी लगी। शादी के 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे। जून में शादी के पूरे 1 साल होने वाले थे और मई महीने में मुझे लेटर आ गया था। तो शादी का मुहूर्त आपके लिए बहुत शुभ रहा। ज्यादा पुरुष ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं के संगति में आगे बढ़ेंगे, पर मेरे साथ ऐसा उल्टा हुआ। और कुछ ऐसी बात बनी, सहयोग रहा, पतिदेव का भी सहयोग रहा, उनके मित्र का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो हम इंटरव्यू मिला मुझे करने के लिए। महिलाओं के प्रति जब आप नीचे देखते हो, पुराने समय पर देखते हो, आपके साथ की बहुत सारी महिलाएं साथ की रही होंगी, कितने लोगों को जानते हो उनमें से? कुछ याद है
क्या लोग अपनी संस्कृति को इसी तरह भूल रहे हैं जिस तरह हम अपने उन बचपन के दोस्तों को भूल रहे हैं? सर, बचपन के दोस्तों को भूलने का समय तो था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब कोविड का काल था। फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे मित्र पुनः मिल गए हम लोग। तो हमारी अब व्हाट्सएप ग्रुप भी बनी हुई है, फेसबुक पर भी हम बहुत सारे मित्र हैं। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे मतलब कामल स्कूल के क्लास 1-2 के मित्र भी हमारे साथ आज तक जुड़े हैं। तो मित्रों से मिलने वाला जो खुशनुमा पल है वो आज भी मेरा साकार हो रहा है। क्या लोगों से आप अपील करोगे कि पुराने लोगों से मिलके वो जो मुस्कुराहट आती है वो आज की भागम भाग की जिंदगी में कहाँ स्थान रखती है? सर, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, एस्ट्रोजेंस आपके बढ़ जाते हैं जब मित्रों से बात करते हैं। तो अगर आप सही बोले कि बचपन वाली जो हंसी थी या बचपन वाली जो मित्रता तो निश्चल थी, वो अब पुनः मिलेगी। अब तो जो भी मित्र बन रहे हैं, जो हमारे ऑफिशियल में हैं, जो हमारे अभी नौकरी पेशा में जो मित्र हैं, वो केवल व्यवहारिक रूप से है, थोड़े बहुत हम मित्र हैं। लेकिन जो गहन मित्रता थी, जिससे हम एक एक बात, जिनको सब कुछ पता था मेरी क्या कमियां हैं, खामियां हैं, फिर भी वो आज भी हमारी खूबियां ही गिनवाते हैं। तो ऐसे मित्रों से मिलिए, क्योंकि उनसे बात करके ही आप सोचिए कि फिर से जीने की ललक फिर से जाग जाती है। जीवन में कोई एक ऐसा पल किसी पर्सन पे, सी हो या हर हो या ही हो, जिसपे गुस्सा भी आता हो और फिर प्यार भी आता हो? ऑब्वियसली एक ही व्यक्ति हो सकता है सर, आपके पति देव। हाँ, नहीं, बच्चों पे भी रहता है थोड़ा सा गुस्सा, नाराजगी तो करते हैं, पर सबसे ज्यादा बच्चों पे प्यार भी रहता है। गुस्सा तो खुद पे भी आता है कि शायद हमको बीइंग अ वर्किंग वुमेन हम उतने बच्चों को समय नहीं दे पाए जब उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। और कोशिश हमेशा रहती है, क्योंकि पेरेंट्स होने में और पेरेंट्स के बारे में पढ़ने में, दोनों में बहुत अंतर है। बीइंग अ पेरेंट्स तब आप समझते हैं कि वास्तव में कौन कौन सी अड़चने और कौन कौन सी परेशानी आती है, और किताबों के माध्यम से केवल पढ़ के पेरेंटहुड क्या होगी वो अलग चीज है। धर्म लोगों की मजबूरी है या जीने का तरीका? मेरे ख्याल से जीने की कला है धर्म। और हमारे धर्म में जो कहा गया है, सहिष्णुता कही गई है, और वेद व्यास के 18 पुराणों में उन्हें खुद ही कहा है कि परोपकार से बढ़ के कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा से बढ़ के कोई पाप नहीं। तो मेरे ख्याल से हमारे धर्म, जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं, सनातन तो वो काल, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। तो ऐसे धर्म के विषय में मेरा जो धर्म का अभिप्राय है वो परोपकार है। वो आपके मन में, अगर किसी को आप दिन भर में एक सहायता करते हैं तो आपका मन सोचिए कितना प्रसन्न होता है। विकसित भारत की ओर लगातार हम जा रहे हैं। महिलाओं का कितना योगदान आपको दिखाई देता है? सशक्त महिलाएं कितनी हुई हैं? सशक्ति तो सर सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरू होनी चाहिए। और ये वैचारिकता कि पैसा ही आजकल, क्योंकि ज्यादातर लक्ष्य यही है कि पैसा होगा तो खुशियां होंगी, तो ये कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि पैसे होंगी और खुशियां होंगी, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। हमारी एक युवा टीम क्रिएटर सॉल्यूशन की इस विषय पे काम कर रही है, मुस्कुराता भारत। मेरा एक युवा डायरेक्टर मेरे साथ है, वो आपको एक प्रतीक चिन्ह देगा। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी टीम से? क्या बोलना चाहेंगे हमारी टीम से? मैं कहूँगी आपका ये प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मुस्कान की कीमत शब्दों में नहीं आंकी जा सकती। वास्तव में अगर जीवन में परिवर्तन किसी के लाना है तो आप लोगों को मुस्कान दीजिए। खुद के चेहरे पे भी एक मुस्कान जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ ही आप समझिए कि जब आपके चेहरे पे मुस्कान है तो सामने वाला खुद मुस्कुराने लगेगा और जीवन में परिवर्तन। आपने बहुत कीमती समय हमको दिया।